हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो इकोनॉमिक सर्वे का रहेगा। अब मैं आपको थोड़ा प्लान पहले बता देता हूँ कि मैं किसको कैसे कवर कराने वाला हूँ। पहले प्लान था कि 2 वीडियोस में कवर कराऊंगा, पर चूंकि मैं कंटिन्यूसली वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ और मुझे उतना पीरियड नहीं मिल पा रहा है, बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो रही है, तो इस कारण से हर एक चैप्टर को मैं एक ही करके कवर करूँगा। 10-10 मिनट, 11-11 मिनट, मतलब 15-15 मिनट का भी अगर मान लेते हैं वीडियो होता है, 10 मिनट के अंतर्गत ही रखूँगा तो एक चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो वॉल्यूम 1 में टोटल 11 चैप्टर्स हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो मतलब 10 से अगर मल्टीप्लाई करेगा तो 110 मिनट में हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे का पहले हाइलाइट्स देख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। तो पहले इकोनॉमिक सर्वे का थोड़ा बेसिक्स जान लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे जो है यह पार्लियामेंट में टेबल किसके द्वारा किया जाता है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के द्वारा किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे 1920, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। बजट जो होता है वह कमिंग ईयर का होता है और इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो पुराने ईयर का होता है। ठीक है, इस कारण से इकोनॉमिक सर्वे 1920 इसको बोलते हैं और बजट 2020 और 21 बोलते हैं। ठीक है, तो इस बार इकोनॉमिक सर्वे का थीम क्या रहा है, तो इकोनॉमिक सर्वे का इतना बड़ा सा थीम नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है वेल्थ क्रिएशन है, पर यहाँ पे जितना लिखा है उसको ध्यान में रखिएगा। इंडियाज एस्पिरेशन ऑफ इकोनॉमी एट 5 ट्रिलियन विद इट्स थीम ऑफ वेल्थ क्रिएशन। ठीक है, तो ये पूरा थीम आपका हो गया, इसको याद रखना होगा। तो अब इकोनॉमिक सर्वे के बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे एक ऐसा रिपोर्ट है जो गवर्नमेंट प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में, और इससे, और देखिए पार्लियामेंट में तो करता है, साथ के साथ पब्लिक डोमेन में भी आ जाता है। तो इसके थ्रू क्या होता है, गवर्नमेंट बेसिकली इकोनॉमी जो पिछले साल में जैसा परफॉर्मेंस दिखाया है उसको दिखाने की कोशिश करती है, साथ के साथ जो भी चैलेंजेस इकोनॉमी फेस कर रही है और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो सब चीज़ें यहाँ पे बताती है। अब इकोनॉमिक सर्वे जो है एक बहुत क्रूशल डॉक्यूमेंट आप मान सकते हो, क्योंकि ये ऑफिशियल वर्जन है गवर्नमेंट का और बताती है कि इकोनॉमिक कंडीशन अपने कंट्री में कैसा चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डेटा होगा उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आप मेंस वगैरह में कर सकते हो, क्योंकि ऑफिशियल वर्जन है, काफ़ी डिटेल्ड होता है। वॉल्यूम 2 जो होता है इकोनॉमिक सर्वे का वो तो उसमें पूरा डेटा ही डेटा रहता है। ठीक है, तो इस कारण से इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है। कौन प्रिपेयर करता है ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो देख सकते हैं इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है, और यहाँ पे एक और पर्सन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, वह कौन होता है, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, CEA जिसको बोलते हैं, इनके गाइडेंस में ही इसको प्रिपेयर किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड नहीं है कि उनको इकोनॉमिक सर्वे देना ही देना है। ठीक है, या फिर रिकमेंडेशंस जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया जाता है उसको फॉलो करना ही करना है, तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशन नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और नॉर्मली जो कन्वेंशन अभी तक फॉलो होता आया है कि जिस दिन बजट प्रेजेंट होता है, बजट हम लोग पढ़ चुके हैं कि फरवरी 1 को प्रेजेंट होता है, तो उसके एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है, दैट इज 31 को। तो ये तो हो गया बेसिक्स। अब हम लोग सबसे पहला चैप्टर वेल्थ क्रिएशन द इंडिविजुअल हैंड सपोर्टेड बाय द हैंड ऑफ ट्रस्ट, इसको कवर करेंगे। अब इसके पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि एक ग्लिम्स वाला वीडियो भी मैंने डाला था, ठीक है, जो मैंने आपको चैनल पे दिया था टेलीग्राम पे, तो उसको भी देख लीजिएगा। उससे आपका एक ओवरव्यू बन जाएगा कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। वो बहुत पुराना वीडियो है, तो इसलिए आपको उतना ज़्यादा मेरे वॉइस में कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा, पर वहाँ पर कंटेंट बहुत सही है, क्योंकि मैंने भी उसको देखा अभी वापस से, तो मैंने देखा कि मैंने मैक्सिमम चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे का उस 16 मिनट के वीडियो में कवर कराया हुआ है। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपका एक ओवरव्यू बन जाए कि आखिर इकोनॉमिक सर्वे में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ जो वेल्थ क्रिएशन का सबसे पहला चैप्टर है, इसमें बेसिकली बात किया गया है 2 चीज़ों का, कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पे किसी भी इकोनॉमी को सपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ट्रस्ट कैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बेसिकली इंडिविजुअल हैंड हो गया मार्केट का, और साथ के साथ यहाँ पे हैंड ऑफ ट्रस्ट, इन दोनों के थ्रू किस तरीके से इकोनॉमी डेवलप करती है किसी भी कंट्री का, उसके बारे में यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ देखिए, यहाँ पे लाइन बाय लाइन डिस्कशन नहीं करूँगा, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। आप 50 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, पढ़ाने में बहुत टाइम चला जाएगा, लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा, तो ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पे सिर्फ। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री अगर देखिएगा, इसमें बताया जाता है कि 3/4 ऑफ द इकोनॉमिक हिस्ट्री में इंडिया बहुत डोमिनेंट पोजीशन पे रहा है ग्लोबली, और मेजर वेल्थ क्रिएटर की तरह काम करता आया है। अब वेल्थ क्रिएशन के बारे में अगर आप देखिएगा, तो कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर वेल्थ क्रिएट करता है तो ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय से कैसे बेनिफिट उठाया जा रहा है, रॉ मटेरियल्स का कैसे इस्तेमाल हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किस तरीके से फर्म पैदा कर रहा है, इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज का अर्निंग, जो टैक्स यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा पे किया जा रहा है, जिससे गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है सोशल बेनिफिट्स के लिए या फिर वेलफेयर बेनिफिट्स के लिए। तो ये सब चीज़ों पे आपका वेल्थ क्रिएशन जो है एंटरप्रेन्योर के द्वारा ये डिपेंड करता है। अब यहाँ बोला जा रहा है किसी भी इकोनॉमी में वेल्थ क्रिएशन तब होता है जब राइट पॉलिसी चॉइसेस का इस्तेमाल किया जाए किसी गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ बहुत सारे एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में ही देखिएगा, तो वहाँ पे एडम स्मिथ की फिलॉसफी ऑफ इंडिविजुअल हैंड को इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो फिलॉसफी है इसको हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इंडिया का जब इकोनॉमिक डोमिनेंस देखिएगा पुराने टाइम पर, जैसे 3/4 ऑफ द इकोनॉमिक हिस्ट्री में हम लोग ने अभी ऊपर पढ़ा, तो इसमें कहा जा रहा है कि इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और इसमें हैंड ऑफ ट्रस्ट भी इन्वॉल्व था। ठीक है, अब इसी चीज़ को आगे हम लोग अच्छे खासे तरीके से डिस्कस करेंगे।
और यहाँ बोला जा रहा है कि इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट का मतलब क्या हुआ, तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में कितना ओपननेस बना हुआ है, यही बेसिकली इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट है। और इसमें यहाँ पे अगर हैंड ऑफ ट्रस्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है, जिसमें ऑब्वियसली एथिकल और फिलोसफिकल डायमेंशन आ जाते हैं कि कितना कंपनी जो है वो कितना ईमानदार है और कितनी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहा है, तो ये सब चीज़ों के कारण आपका वेल्थ क्रिएशन ईजिली हो पाता है। इसके बाद अब इन्होंने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस किया है, और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में दो इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे इन्होंने बताया है जो कि वेल्थ क्रिएशन से रिगार्डिंग है, कि एंशिएंट ट्रीटीज़ में भी यह चीज़ मेंशन की हुई थी। तो ये क्या चीज़ें हैं, तो अर्थशास्त्र हम लोग जानते हैं, किताब लिखी हुई है यह कौटिल्य के द्वारा, जिनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे थिरुकुरल जो कि ऑफ थिरुवल्लुवर इनके द्वारा लिखा गया हुआ है। तो इन दोनों के अंतर्गत थोड़े बहुत एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो प्लेन्स पर्सपेक्टिव से ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखिएगा, किनके द्वारा लिखा गया है और कौन सी किताब है। तो अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या मेंशन किया गया हुआ है, तो इन्होंने कहा है यहाँ पे कि जो रूट है वेल्थ क्रिएशन का, वो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर में डिपेंड करता है। अगर सही इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है तो ग्रोथ होगा, अगर नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब कौटिल्य के द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि जो भी यहाँ पे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव से अगर उसको पहुँचना है और रिचेज मतलब पैसे यहाँ पे इकट्ठा करने हैं, तो उसके लिए प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्टिव कब होगी, जब इकोनॉमिक फ्रीडम दिया जाएगा किंग के द्वारा, और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को रोकने के लिए ऑब्स्ट्रक्शंस हैं उसको हटाया जाए। इसके बाद थिरुकुरल में क्या मेंशन किया गया हुआ है थिरुवल्लुवर के द्वारा, तो इनके द्वारा पोरुल पाल के बारे में मेंशन किया है। पोरुल पाल का मतलब होता है द एसेंस ऑफ मटेरियल वेल्थ, ठीक है। अब इनका इन्होंने एक टर्म चीज़ इन्होंने यूज़ किया हुआ है उस किताब में, और इन्होंने कहा है कि मेक मनी बनाइए, क्योंकि मनी जो है बहुत बेहतरीन वेपन है अगर आप चाहते हैं कि अपने एनिमीज़ का यहाँ पे जो प्राइड है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मनी के ऊपर में इन्होंने फोकस किया है। पर हाँ, यहाँ मनी मेकिंग जो है यहाँ थिरुकुरल में बोला गया है कि एथिकल मीन्स के द्वारा ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वेल्थ के द्वारा अगर राइटियसनेस और जॉय आता है तो वही वेल्थ जो है वो सही तरीके से माना जाएगा, विदाउट कॉजिंग यानी हार्म टू द सोसाइटी, ठीक है। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर सही तरीके से पैसा यहाँ पे अर्न किया जाए तो ऑब्वियसली वो वेल्थ जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल भी होगा। तो ये हो गया आपका दोनों, हम लोगों ने एंशिएंट टेक्स्ट के बारे में जो मेंशन दिया है वो देख लिया। अब यहाँ पे की कंट्रीब्यूटर एंशिएंट इंडिया के प्रॉस्पेरिटी में जो बोला गया है कि इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड काफ़ी ज़्यादा होता था, तो ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ दो रोड्स के बारे में मेंशन किया हुआ है, उत्तर पथा एंड दक्षिण पथा, दैट इज़ नॉर्दर्न रोड एंड सदर्न रोड। तो ये बेसिक चीज़ है, इसको ध्यान में रखना है खाली। और इंडिया का जो यहाँ पे पहले के टाइम पे जो एक्सटर्नल ट्रेड हुआ करता था वो बहुत सारे पोर्ट से होता था, ठीक है। उस टाइम पे तो फ्लाइट्स वगैरह होते नहीं थे। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल ट्रेड होता था कौन सी कंट्रीज़ के साथ, तो इजिप्ट, पर्सिया, चाइना और जापान के साथ, और इसके अलावा और भी कंट्रीज़ होते थे जिनके साथ होता था। और जैसे हम लोग अभी देखते हैं कि मल्टीनेशनल जो है वो एक्सटर्नल ट्रेड को कैरी आउट करते हैं, तो उस टाइम पे कॉर्पोरेटाइज्ड गिल्ड्स होते थे जिनको टेम्पल बैंक्स के द्वारा फाइनेंस किया जाता था। तो वो लोग यहाँ पे एक्सटर्नल ट्रेड करने का काम करते थे, क्योंकि बड़े बड़े शिप्स पे लाद के जाना होता था तो इन्वेस्टमेंट भी होता था। इसके बाद यहाँ इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट्स का डिस्कशन किया गया है, और कहा गया है कि अगर इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद देखिएगा तो यहाँ पे जो हमारा पहले का वेल्थ क्रिएशन का रिच ट्रेडिशन हुआ करता था उसको हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया था, और वहाँ पे सोशलिज्म के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था कि किस तरीके से हमारी कंट्री का सोशल वेलफेयर हो पाए, ठीक है। पर यहाँ पे वापस से हम लोगों ने मार्केट मॉडल पर फोकस करना स्टार्ट किया है पोस्ट लिबरलाइजेशन, दैट इज़ 1991 में जो LPG रिफॉर्म्स आया उसके बाद हमारे जो ट्रेडिशनल लीगेसी था वेल्थ क्रिएशन का उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। दैट इज़ यहाँ पे हम लोगों ने इनविजुअल हैंड ऑफ मार्केट को इनेबल करना स्टार्ट कर दिया, वही जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि इकोनॉमिक ओपेंडेंस को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद कुछ एक यहाँ पे अगर देखिएगा रिपोर्ट के ही हिसाब से कि जो भी सेक्टर जो ज़्यादा ओपन रहे हैं, जो कि ज़्यादा लिबरलाइज्ड रहे हैं, उसमें ज़्यादा ग्रोथ देखा गया इन कंपैरिजन टू क्लोज्ड वंस जो ज़्यादा लिबरलाइज्ड नहीं रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ओपन सेक्टर जैसे सीमेंट, स्टील, रोड्स, तो इसमें ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ देखा गया इन कंपैरिजन टू क्लोज सेक्टर्स दैट इज़ कोल, रेलवेज, ठीक है। और ये जो ग्रोथ देखा जा रहा है ये बहुत बेसिक चीज़ है, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रिसोर्सेज का ऑप्टिमल एलोकेशन हो, ऑप्टिमल तरीके से वो इस्तेमाल हो, तो आपको सिटीजन्स को फ्री चॉइस देना होगा। फिर वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट को डिसाइड करेंगे और अपने हिसाब से सर्विसेज को यूज़ करेंगे। तो इस कारण से ही ग्रोथ यहाँ पे हो जाता है। तो इसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि खाली यहाँ पे अगर मार्केट के ऊपर में छोड़ दिया जाएगा तो वो एकदम से सही नहीं रहेगा। इस कारण से ट्रस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मार्केट के ऊपर छोड़ेंगे तो वो सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर ओरिएंटेड हो जाएंगे, और फिर वो जो भी एथिक्स है और परस्यूट है प्रॉफिट के चक्कर में, मतलब जो भी एथिक्स है उनका उसको वो छोड़ना स्टार्ट कर देंगे, वो अपने प्रॉफिट कमाई के चक्कर में पड़ जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ बोले जा रहे हैं। तो इस कारण से एंशिएंट फिलोसफर्स भी ट्रस्ट के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एम्फेसिस देते थे कि ट्रस्ट भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ट्रस्ट जो है वो एक मॉरल हैंड ऑफ सपोर्ट देता है, जो कि मार्केट इकोनॉमी इनविजिबल हैंड है तो इसको सपोर्ट करने का काम करेगा, और यहाँ पे एथिकल तरीके से फिर मार्केट जो है वो अपना ग्रोथ करेगा और वेल्थ क्रिएशन सही डायरेक्शन में हो जाएगा।
अब हम लोग ट्रस्ट को एज अ पब्लिक गुड यहाँ पे कॉन्सेप्चुअलाइज कर सकते हैं, और ये कैसे होगा, तो इसके अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण इसको हम लोग पब्लिक गुड मान सकते हैं। तो पहला यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी एक्सप्लिसिट फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं बेनिफिट होता कि कोई भी सिटीजन को ट्रस्ट के लिए पे करना होगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप मेरे पे ट्रस्ट करो, आप मुझे 100 रुपये दोगे तभी मैं ट्रस्ट करने को बोलूँगा, तो ये तो चीज़ नहीं होती है। इसके अलावा नॉन राइवल कंजम्पशन, कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो कॉस्ट इन्वॉल्व है वो एकदम से जीरो है, ठीक है। ये भी आप यही चीज़ बोलने की कोशिश की जा रही है, तो यहाँ पे इसलिए कोई राइवलिज्म भी नहीं होगा। इसके अलावा नॉन रिजेक्टेबल ये होता है क्योंकि कलेक्टिव सप्लाई किया जाता है सिटीजन्स को, सभी के लिए होगा ना ट्रस्ट, एक पर्सन के लिए तो खाली नहीं होगा। नॉर्मली तो एक पर्सन के लिए होता है, पर हाँ अगर कंपनी है तो आप सभी के लिए ट्रस्ट करोगे ना, एक पर्सन को तो यहाँ पे सिंगल आउट नहीं करोगे। तो उन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रख के फिर आगे यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जैसे बाकी पब्लिक गुड्स होते हैं उसके कंपैरिजन में यहाँ पे ट्रस्ट का जो बिहेवियर ये अलग होता है। कैसे, तो जितना आप ट्रस्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा, जितना रिपीटेड यूज़ होगा, उतना ही ज़्यादा ट्रस्ट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पे लैक ऑफ ट्रस्ट के कारण क्या होता है, तो लैक ऑफ ट्रस्ट के कारण यहाँ पे वही है कि किसी भी कंपनी के अंतर्गत आपका जो मतलब आप सोचते हो कि फेथ बनाए रखना है तो फेथ आपका चला जाता है। और लैक ऑफ ट्रस्ट से क्या होता है, तो लैक ऑफ ट्रस्ट बेसिकली यहाँ पे सिग्निफाई करने का काम करता है कि डिसीजन मेकर जो है वो प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिबल नहीं है और वो सही एक्शंस नहीं ले रहे हैं, जिस कारण से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिस कारण से ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है। तो यही चीज़ बोली जा रही है। अब एरिस्टोटल के द्वारा एक पॉइंट यहाँ पे बोला गया हुआ है कि गुड सिटीजन्स अगर बनाना है तो उसके लिए गुड लॉज को होना ज़रूरी है, और यहाँ पे अच्छे हैबिट्स का इनकल्केशन होगा तो तभी जाके वो अच्छे सिटीजन बन पाएंगे। तो ये यहाँ पे टर्म्स है बेसिकली, तो किनके द्वारा कहा गया है इसके कारण मैं आपको समझा दे रहा हूँ। और कन्फ्यूशियस के द्वारा यहाँ पे वही कहा गया है कि पीपल जो है वो तब अपराइट बनते हैं जब उनको वर्चू के द्वारा गाइड किया जाता है और रिचुअल के द्वारा रेगुलेट किया जाता है इन कंपैरिजन टू ऑर्डर्स एंड पेनल्टीज़। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि अगर गुड सिटीजन्स बनाना है तो उनके अंतर्गत एक अच्छा खासा आपको हैबिट इनकलकेट करना होगा, और वही है कि वो हैबिट इनकलकेट होगा तभी जाके वो ट्रस्ट का जो यहाँ पे एज अ पब्लिक गुड है वो इस्तेमाल कर पाएंगे। अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पे 4 ब्रांचेज ऑफ नॉलेज के बारे में मेंशन है, तो जो कि गुड गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 ब्रांचेज को आपको नाम याद रखना होगा, क्योंकि हिंदी में नाम लिखा जा सकता है और स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला है व्रता, दैट इज इकोनॉमिक पॉलिसी, दंड नीति, दैट इज लॉ इन्फोर्समेंट, अनविक्षिकी, दैट इज फिलोसफिकल एंड एथिकल फ्रेमवर्क, और त्रयी, दैट इज कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो एंड में यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, अंदर से जो आता है मोटिवेशन की हमें ट्रस्ट वर्दी बनना है, तो इस केस में यहाँ पे ट्रस्ट को एज अ पब्लिक गुड इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमारा सिर्फ कमाई करना है, प्रॉफिट कमाना है, ग्रीडी बनना है, तो उस केस में जो यही जो पब्लिक गुड है ट्रस्ट का, ये एक तरीके से डिबेस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता। तो अब यहाँ बोला जा रहा है कि इम्प्लीकेशन ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट क्या होता है। तो देखिए, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का बहुत अच्छा ऐसा एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दिया है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे भी हम लोग जानते हैं लिमन ब्रदर्स वगैरह के द्वारा जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था, और वो बेसिकली इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट का फेलियर हो गया था। ट्रस्ट का फेलियर क्या हो गया था, यहाँ पे लोन जो है वो मतलब ऐसे ही बांट दिया गया था, सब स्टैंडर्ड लोन्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, और वही है कि लोगों ने जो कंपनीज़ को दिया गया उन्होंने पैसा वापस नहीं किया, तो ट्रस्ट का ब्रीच हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का भी मिस रिपोर्टिंग अगर होता है कॉर्पोरेट के द्वारा, तो उस केस से भी ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो जाता है। क्योंकि देखिए, डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो या फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर हो, वो अगर आपके इकोनॉमी पे ट्रस्ट करेंगे तभी जाके वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस कारण से यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मिस रिपोर्टिंग होगा तो उस कारण से ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होगा। फिर अगर कॉर्पोरेट जो है वो विलफुली डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर देंगे लोन पे कि हम लोग पैसा ले लेंगे और पैसा वापस ही नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा, बैंक को हार्म पहुँचेगा, और बैंक को हार्म पहुँचेगा तो इस कारण से दूसरे कॉर्पोरेट्स हैं उनको पैसा देने से हिचकिचाएंगे। ठीक है, तो वही क्रेडिबिलिटी खत्म होने लगती है अगर यहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होने लगता है। और ट्रस्ट डेफिसिट कैसे होगा, तो मिस इन्फॉर्मेशन अगर दिया जाता है या फिर विलफुल डिफॉल्ट होता है, तो इन सब रीजन से। अब वे फॉरवर्ड में मेंशन किया गया है कि यह जो अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर है इसको कैसे टैकल किया जा सकता है। तो इसको अगर हम लोग इन्फोर्समेंट सिस्टम को स्टैंडर्डाइज कर देंगे और यहाँ पे पब्लिक डेटाबेस क्रिएट करने लगेंगे, तब जाके इसको अपॉर्चुनिज्म को टैकल किया जा सकता है। तो इसका एग्जांपल देखिए, प्री 2014 अगर देखिएगा तो उस टाइम पे यहाँ पे डेटा नहीं हुआ करता था कि कौन लेंडर है, कितना पैसा ले रहा है और ये सब चीज़ें। तो उस टाइम पे अगर प्री 2014 देखिएगा तो बहुत सारे विलफुल डिफॉल्ट्स हुए हैं, इवन विजय माल्या का केस भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होता, डेटाबेस अगर प्रॉपर्ली मेंटेन्ड होता, तो उस केस में ये सब चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ बोला जा रहा है कि अगर उस टाइम पे सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज कॉर्पोरेट्स एग्जिस्ट होता और उसका डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहता, तो प्री 2014 जो भी यहाँ पे क्रेडिट बूम आया था उस पीरियड में जो एनपीएस है जो हुआ था उसको यहाँ पे ईजिली कंट्रोल किया जा सकता था, क्योंकि ये जो रिपोजिटरी है ये बेसिकली डेटाबेस की तरह काम करता।
इसके अलावा यहाँ पे सुपरविजन का भी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये कैसे होगा, तो गवर्नमेंट को एक बेटर रेफरी की तरह यहाँ काम करना होगा, जिससे जो हैंड ऑफ ट्रस्ट है उसको सपोर्ट मिल पाए। अब बेटर रेफरी का मतलब यहाँ पे सिर्फ रिपोर्ट करना नहीं होता है, यहाँ पे पहले से इनको भापना पड़ेगा कि कोई अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर मार्केट में हो तो नहीं रहा है, ठीक है। साथ के साथ यहाँ पे जो भी रेगुलेटर्स हैं, RBI, SEBI, CCI, तो इनमें अभी भी ह्यूमन रिसोर्स डेफिसिट आप देख सकते हैं। तो इन रेगुलेटर्स को ह्यूमन रिसोर्स डेफिसिट को भी रिड्यूस करना होगा। साथ के साथ यहाँ पे टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स में भी यहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब मैंने आपको रिपोजिटरी अभी ऊपर में बताया था, जिसके थ्रू ऑब्वियसली प्री 2014 जो विलफुल रिपोर्ट्स है उसको कंट्रोल किया जा सकता था। तो यह क्या है, तो सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज कॉर्पोरेट्स, ठीक है, CRILC भी इसको बोल सकते हैं। तो इसको सेटअप किया गया RBI के द्वारा, जिससे बेसिकली जो भी यहाँ पे लेंडर्स का डेटा है, क्रेडिट डेटा है, उसको कलेक्ट, स्टोर और डिसिमेट किया जा सके, मतलब इस्तेमाल किया जा सके लेंडर्स का डेटा। अब यहाँ पे ज़रूरत क्या होगी बैंक को, अभी प्रेजेंट टाइम पे बैंक को ज़रूरत होगी कि यहाँ जो भी मतलब हाई क्रेडिट या लार्ज कॉर्पोरेट बॉर्डवर्स हैं तो उनको टैग करके रखा जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मानते हैं 5 करोड़ से ऊपर वाला होगा तो उनको टैग करके रखा जाए, जिससे उनके ऊपर में अच्छा खासा विजिलेंस मेंटेन किया जाए कि वो आगे चल के मतलब वही है कि वो ऐसा ना हो जाए कि वो भी विलफुल डिफ़ॉल्ट कर जाएँ, ठीक है। तो इसमें कैसे होगा, तो देखिए CRILC को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है कि मान लेते हैं कोई बॉर्डवर जो है वो डिफ़ॉल्ट करता है एक लेंडर के साथ में, तो बाकी जितने भी लेंडर्स हैं उनको तुरंत से टैग करके बता दिया जाएगा कि आपका लोन भी हो सकता है डिफ़ॉल्ट, तो इस कारण से आप अपने लोन को रिकॉल कर लीजिए। तो यहाँ ज़्यादा नुकसान से बचाया जा सकता है। तो प्री 2014 भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाता तो अच्छे तरीके से अवॉइड किया जा सकता था, ठीक है। तो ये हो गया पूरा डिस्कशन पहले चैप्टर का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेल्थ क्रिएशन को शुरू करेंगे। तो इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियोज़ ही लाऊंगा, क्योंकि एक बार में लगातार मैं कर नहीं पाता हूँ, बहुत डिस्टर्बेंस घर पे भी है, तो इस कारण से थोड़ा परेशानी हो जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको पता है टेलीग्राम के ये जो चैनल्स है इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।